नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। फिर दोस्तों, हम पंचायतों के स्थायी समितियों के बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक, जिसमें दोस्तों हम ग्राम पंचायत के स्थायी समिति पे चर्चा कर चुके हैं। आज हम जनपद और जिला पंचायत के स्थायी समितियों पर चर्चा करेंगे, ठीक। तो दोस्तों, हमारा हेडिंग है जनपद और जिला पंचायत के स्थायी समिति। ग्राम पंचायत के स्थायी समितियों का चर्चा धारा 46 में है, जबकि जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थायी समितियों का चर्चा धारा 47 में है। किसमें है? तो धारा 47 को आज के बाद नहीं भूलना है। धारा 47 जनपद और जिला पंचायत दोनों की स्थायी समितियों के बारे में बात करता है, ठीक। क्या कहता है? देखिए, प्रत्येक जनपद और जिला पंचायत प्रत्येक जनपद और जिला पंचायत अपने निर्वाचित सदस्यों में से अपने सदस्यों में से निम्नलिखित स्थायी समितियां गठित करेगी। देखिए, निम्नलिखित स्थायी समितियां गठित करेगी। देखना, यहां क्वेश्चन को ध्यान से, मतलब टॉपिक को ध्यान से पढ़ना कि प्रत्येक जनपद और जिला पंचायत ना, मतलब जनपद पंचायत की भी बात हो रही है, जिला पंचायत की भी बात हो रही है, ठीक। अगला लाइन कहता है कि अपने निर्वाचित सदस्यों में से, अर्थात इसमें मनोनीत सदस्य या पदेन सदस्य से मिलकर नहीं होगी। हालांकि आगे देखेंगे कि कोई सांसद है वो क्या हो जाता है, उसको आगे चर्चा करेंगे हम। लेकिन याद रखना, जो स्थायी समिति है वो सिर्फ निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनेगी। कोई भी स्थायी समिति बनाया जाएगा जनपद और जिला पंचायत में तो निर्वाचित सदस्यों में से ही बनाया जाएगा। इसका मतलब है कि अपने निर्वाचित सदस्यों में से निम्नलिखित स्थायी समितियां गठित करेगी। क्या क्या? तो सबसे बड़ा समिति क्या होता है? सामान्य प्रशासन समिति। सामान्य प्रशासन समिति। दूसरा है आपका शिक्षा समिति। शिक्षा समिति, दूसरा शिक्षा समिति है। तीसरा लिखिए कृषि समिति। क्या? कृषि समिति। चौथा लिखिए आप संचार तथा संकर्म समिति। संचार तथा संकर्म समिति लिखिए आप। पांचवा सहकारिता एवं उद्योग समिति। लिखिए सहकारिता एवं उद्योग समिति। सहकारिता एवं उद्योग समिति। सहकारिता एवं उद्योग समिति, राइट। अब देखिए, ग्राम पंचायत में मैक्सिमम 5 स्थायी समिति हो सकते हैं। मैक्सिमम 5, ठीक, मिनिमम 3, मैक्सिमम 5। दोस्तों, कहीं भी संख्या निर्धारित नहीं, जैसे हम धारा 46 पढ़े उसमें संख्या निर्धारित नहीं है कितना समिति होना चाहिए। मैक्सिमम की बात करता है भाई, कम से कम आप कितना भी कर लें लेकिन मैक्सिमम 5 होना चाहिए। यहाँ पास भी दोस्तों मिनिमम 5 की बात की गई है। देखिए, प्रत्येक जनपद और जिला पंचायत अपने निर्वाचित सदस्यों में से निम्नलिखित स्थायी समितियां गठित करेगी। ये 5 ना, इस धारा 46 में 5 का नाम लिखा हुआ है। मतलब यही 5 जो समिति है ये मुख्य समिति है। ये जो 5 है ना,
ये मुख्य समिति है। इसके अलावा भी समितियों का गठन किया जा सकता है, तो लिखिए उसके संबंध में। उपरोक्त समितियों के अतिरिक्त लिखिए, उपरोक्त 5 समितियों के अतिरिक्त, उपरोक्त 5 समितियों के अतिरिक्त, उपरोक्त 5 समितियों के अतिरिक्त जनपद या जिला पंचायत, लिखिए जनपद या जिला पंचायत, जनपद या जिला पंचायत कलेक्टर के अनुमोदन से, कलेक्टर की अनुमोदन से, कलेक्टर के अनुमोदन से एक या अधिक समितियों का गठन कर सकेगी, एक या अधिक समितियों का गठन कर सकेगी, गठन कर सकेगी। देखिए अंतर, देखिए ग्राम पंचायत में भी स्थायी समिति होती है, लेकिन उन स्थायी समितियों का नाम धारा 46 में नहीं दिया गया है, जबकि जनपद और जिला पंचायत की स्थायी समितियों के नाम धारा 47 में लिखा हुआ है। और इसके अलावा भी जनपद पंचायत और जिला पंचायत को पावर देता है कि इस 5 के अतिरिक्त यदि जनपद पंचायत और जिला पंचायत को रखता है किसी विषय में और समिति बनाना आवश्यक है, तो वह कलेक्टर की अनुमति से, अर्थात कलेक्टर के अनुमोदन के पश्चात ही एक या एक से अधिक समितियों का गठन किया जा सकता है। कई किताबों में लिखा हुआ है कि मिनिमम 5 होना चाहिए और मैक्सिमम 7 समिति होते हैं, गलत है, काट देना, ऐसा नहीं है। मिनिमम 5 तो सही, लेकिन मैक्सिमम एक या एक से अधिक समिति हो सकता है कलेक्टर के अनुमोदन से, ठीक ना। चलिए ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। अब जब इन समितियों के नाम धारा 47 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है और इन समितियों के कार्य भी धारा 47 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, तो जो जो कार्य छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में लिखा हुआ है उनको पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक एक समिति को हम उठाएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो एक एक समिति का क्या क्या कार्य है दोस्तों, कीवर्ड को आपको पकड़ना है, ठीक। चलिए पहले हम बात करेंगे सामान्य प्रशासन समिति। देखिए पंचायती संस्थाओं द्वारा 5 मुख्य स्थायी समिति, यही 5 मुख्य स्थायी समिति आप सभी जानते हैं। इसमें सबसे बड़ा समिति सामान्य प्रशासन समिति, इसका पदेन सभापति अध्यक्ष ही होता है। इस पर बाद में हम चर्चा करेंगे कैसे चुने जाते हैं, इसके सदस्य कौन कौन होते हैं बाद में। पहले इसके इंपॉर्टेंट कार्य, क्योंकि ये कार्य दोस्तों आपके कानून में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, यही कार्य ये करेंगे, ये धारा 47 में लिखा हुआ है, इसलिए इसको कार्य सहित पहले पढ़ लेते हैं कि कार्य है मतलब क्या कार्य है, ठीक। तो सबसे बड़ा समिति कौन होता है, तो सामान्य प्रशासन समिति होता है। अब सामान्य प्रशासन समिति को गठित करने का उद्देश्य क्या है, मतलब ये क्या कार्य करता होगा जिसकी वजह से सामान्य प्रशासन समिति को गठित करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। मतलब प्रत्येक जनपद और जिला पंचायत में सामान्य प्रशासन समिति का होना अनिवार्य है, बाध्यता है, ठीक। देखिए क्या कार्य हो सकते हैं। पंचायतों की स्थापना संबंधित ये कार्य करते हैं। जितने भी पंचायतों की स्थापना से संबंधित जितने भी सेवाएं होती है उन सेवाओं से संबंधित ये कार्य करते हैं। प्रशासनिक मामलों का कार्य करते हैं, प्रशासनिक मामलों का। देखो ये पूछा जाएगा आपसे, जो जो कीवर्ड बताऊंगा उसको याद रखना है। जैसे पंचायत की स्थापना सामान्य प्रशासन समिति की निगरानी में आता है। सेवाएं, ठीक, ये प्रशासनिक मामला, ये इंपॉर्टेंट है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम किसके अंतर्गत आता है, तो सामान्य प्रशासन समिति के अंतर्गत आता है। तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है, ये किसके अंतर्गत आता है, तो सामान्य प्रशासन समिति के अंतर्गत आता है। योजनाएं पूछे, कोई भी योजनाएं पूछे किसके अंतर्गत आता है, तो ये दोस्तों आपके सामान्य प्रशासन समिति के अंतर्गत आता है। बजट पूछे, लेखा जोखा पूछे,
कराधान पूछे, अन्य वित्तीय मामलों पर कार्य करता है। मतलब अन्य वित्तीय से संबंधित जो भी मामला पूछे, चाहे टैक्स से संबंधित हो, कर से संबंधित हो, लेखा जोखा से संबंधित हो, बजट से संबंधित हो, ये सब के सब कार्य सामान्य प्रशासन समिति के द्वारा किया जाता है जी। ठीक, और इसके अध्यक्ष, इसके सभापति पदेन रूप से अध्यक्ष ही होते हैं। ठीक ठीक, इसका पर्पस क्या है, देखिए इसका विशेष क्या है, ऐसे विषय जिनका आवंटन अन्य समितियों को नहीं किया गया है, मतलब वे विषय जो अन्य समितियों को नहीं सौंपी गई है, वे सामान्य प्रशासन समिति के अंतर्गत आते हैं। जैसे पहले जिस समय कानून का निर्माण हुआ था उस समय इंटरनेट ज्यादा विकसित नहीं हो पाया था, तो जैसे इंटरनेट से संबंधित एक विषय है इंटरनेट। मान लो गांव में लाइब्रेरी खोलना है किसी पंचायत में, वहां वाईफाई लगाना है, तो इंटरनेट से संबंधित हो गया। अब इंटरनेट संबंधित नया विषय हो गया, अन्य विषय में ये आवंटित नहीं है, तो ऐसे विषय को दोस्तों नियंत्रित कौन करेगा, तो सामान्य प्रशासन समिति करेगा। तो वही लिखा हुआ है, ऐसे विषय जिनका आवंटन अन्य समितियों को नहीं किया गया है, अन्य समितियों को नहीं किया गया है, वे सामान्य प्रशासन समिति के अंतर्गत आते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। ठीक, दूसरा है आपका कृषि समिति। अब इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, पदेन रूप से सभापति कौन होते हैं, हम चर्चा करेंगे बाद में। इसको क्यों गठित किया गया है, कृषि को गठित क्यों किया गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको की पॉइंट ये रखना है कि ग्रामीण विकास ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा। यहां से क्या पूछा जाएगा, मैं बताता हूं अभी। कृषि समिति के कार्य क्या है, तो कृषि से संबंधित जितने भी बहुत सारे कृषि होते हैं, अलग अलग खेती, कंटूर कृषि हो गया, सिंचाई से संबंधित हो गया, अलग अलग कृषि होते हैं। तो कृषि से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं ये कृषि समिति के द्वारा किए जाते हैं। ठीक, पशुपालन भी कृषि में ही आता है, पशुपालन एक प्रकार का कृषि है, तो ये भी कृषि समिति के द्वारा आएगा। इसको बस याद रखना है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ विद्युत शक्ति। अब विद्युत शक्ति को आप निर्माण में डाल देंगे, संचार में डाल देंगे, जबकि विद्युत शक्ति कृषि समिति के अंतर्गत आता है। जो विद्युत शक्ति का जो कार्य है दोस्तों, विद्युत शक्ति का क्या रखना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आईएमपी कर लेना है इसको, ये पूछा जा सकता है। आईएमपी, विद्युत शक्ति का कार्य किस किस समिति के अधीन है, याद रखना है कृषि समिति के ये अधीन है। ठीक, तो विद्युत शक्ति से संबंधित मुद्दे, जितने भी मुद्दे हैं ये सब कृषि समिति के अंतर्गत आते हैं। कृषिकरण, जैसे मृदा संरक्षण हो गया, कंटूर बंडिंग हो गया, के साथ साथ मत्स्य पालन मतलब मछली पालन, ये सब कृषि ही है ना। मत्स्य पालन, मछली पालन, पशुपालन, ये सब कृषि में आते हैं, तो कृषि से संबंधित कार्य हो गए। कंपोस्ट खाद कृषि से संबंधित है, कृषि से जुड़ा हुआ है, खाद बीज लिखा हुआ है। कृषि एवं पशुधन विकास से जुड़े विषयों की देखरेख करने सब कृषि से संबंधित है, तो कृषि समिति के कार्य है। इस समिति में स्पेशल पॉइंट आपको याद रखना है, विद्युत शक्ति से संबंधित मुद्दे ये पूछा जा सकता है, क्योंकि विद्युत शक्ति देंगे तो आपको लगेगा कृषि का समिति कैसे कार्य कर सकता है, विद्युत से संबंधित डाउट क्रिएट कर सकता है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो आपका विद्युत शक्ति से संबंधित जो मुद्दे होते हैं इस पर डील कौन करता है, तो कृषि समिति करता है। ठीक, चलिए आते हैं शिक्षा समिति पे। शिक्षा समिति क्या कहता है, देखिए शिक्षा समिति, देखिए शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा सहित, प्रौढ़ शिक्षा जब ये औपचारिक शिक्षा नहीं होता है, जो एज जिसका उम्र निकल गई है, ऐसे व्यक्तियों को, बुजुर्गों को साक्षर बनाने के लिए दोस्तों प्रौढ़ शिक्षा दिया जाता है। ठीक, तो शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा सहित, इसमें प्रौढ़ शिक्षा भी शामिल है, सामाजिक कल्याण से संबंधित हो, निःशक्त व्यक्ति व निराश्रित वर्गों का कल्याण करना हो, महिला एवं शिशु कल्याण करना हो, अस्पृश्यता निवारण से संबंधित हो, विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, सूखा, भूकंप, ओला, ठीक, वृष्टि, दुर्भिक्ष, टिड्डी दल आदि से उत्पन्न आपात स्थिति में राहत कार्यों, साथ ही स्वास्थ्य, स्वच्छता और आदिम जाति तथा हरिजन कल्याण के मुद्दों की देखरेख करना। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, बाढ़ से संबंधित कार्य देखना, यहाँ कीवर्ड आपको याद रखना, बाढ़, सूखा, भूकंप, ओला, वृष्टि, दुर्भिक्ष और टिड्डी दल, ये लाइन को याद रखना। इससे संबंधित कार्य ना शिक्षा समिति करता है। देखिए, शिक्षा के जितने भी सेगमेंट होते हैं वे सब का मैनेजमेंट, प्रबंधन शिक्षा समिति करता है, ये तो आपको याद ही रहेगा। जैसे शिक्षा में प्रौढ़ शिक्षा की बात करूं, ठीक है,
अब इसमें अब शिक्षा से संबंधित समाज कल्याण को भी जोड़ लेना है। समाज कल्याण, और समाज में हमारे SC ST OBC महिला रहते हैं तो इनके कल्याण की बात करेंगे, निराश्रित रहते हैं, निःशक्त व्यक्ति रहते हैं तो इनके कल्याण की बात करेंगे। तो इन सब का कार्य शिक्षा समिति ही करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है, बाढ़, सूखा, भूकंप, ओलावृष्टि, दुर्भिक्ष, इन सब का कार्य भी आपका शिक्षा समिति करता है। ठीक, विशेष याद रखना है शिक्षा समिति के संबंध में, इसमें सुनिश्चित किया गया है कि सदस्य मंडली में कम से कम एक महिला एवं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व हो। ठीक, तो दोस्तों इसमें एक कम से कम महिला या SC ST जाति का होना चाहिए। उसको बाद में स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे जब मैं इसके सदस्य पढ़ाऊंगा तब, लेकिन याद रखना है। ठीक, ये कार्य को स्क्रीनशॉट लेना है, आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं हम संचार तथा संकर्म समिति। देखिए क्या कहते हैं, इसका पर्पस क्या है समिति का। देखिए आप, संचार और लघु सिंचाई याद रखना, लघु सिंचाई कृषि समिति का कार्य नहीं है, ऐसे कीवर्ड को याद रखना है। लघु सिंचाई आपका कृषि समिति का कार्य नहीं है, लघु सिंचाई आपके संचार तथा संकर्म समिति का कार्य है। लघु सिंचाई कीवर्ड को याद रखना है। संचार, यहाँ संचार लिखा तो याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि संचार से आप पकड़ लेंगे कि संचार समिति का कार्य है, लेकिन आपको पकड़ना है लघु सिंचाई। ग्रामीण गृह, इसमें निर्माण शब्द है तो आप समझ सकते हैं कि संकर्म मतलब निर्माण ही होता है, तो संचार तथा संकर्म समिति मतलब निर्माण से संबंधित है। ग्रामीण जल प्रदाय से संबंधित, जल निकास एवं अन्य लोक संकर्मों, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कार्य के विषय का ध्यान रखना, ये सब के सब संचार तथा संकर्म समिति के कार्य हैं। आपको यहाँ सिर्फ लघु सिंचाई को याद रखना है, लघु सिंचाई संचार तथा संकर्म समिति के कार्य होते हैं। ठीक ना, ठीक। अब सहकारिता और उद्योग समिति के बारे में चर्चा करते हैं। सहकारिता और उद्योग समिति के बारे में चर्चा हम कर लेते हैं। क्या कहता है, सहकारिता से संबंधित कार्य करता है ये, मित व्ययिता से ये संबंधित ये कार्य करता है, अल्प बचत से भी से संबंधित कार्य करेगा, कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग, बाजार एवं सांख्यिकी से जुड़े विषयों का प्रबंधन कौन करता है, तो सहकारिता और उद्योग समिति करता है जी। ये भी आपको याद हो जाना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है दोस्तों। कल हम इसके समितियों के स्ट्रक्चर, अध्यक्ष कौन होते हैं, सभापति कौन होते हैं, सदस्य कौन होते हैं, कौन कितने सदस्य हो सकते हैं, ठीक ना, मनोनीत सदस्य, सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। कल में दोस्तों समिति समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आगे का हम देखेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।